प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन गुप्ता, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम एक नया विषय पर चर्चा करेंगे, वो है रिस्पिरेशन यानी श्वसन। आज हम पढ़ेंगे श्वसन अंग, विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंग, विभिन्न प्रकार के श्वसन यानी बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, कोशीय श्वसन और मानव श्वसन तंत्र। तो श्वसन क्या है? सबसे पहले हम लोग बोलेंगे श्वसन क्या है। हम लोग दौड़ते हैं तो सांसें फूलती है, हम लोग सोते हैं तो सांसें के जो दर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। हम जब रेस्ट में रहते हैं तो कम होता है, हम बहुत एक्टिव रहते हैं तो ज़्यादा होता है। ये क्या है? श्वसन है क्या? तो इसकी परिभाषा क्या है? तो चलिए हम लोग बोलते हैं श्वसन एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जो केवल सजीवों में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? इस क्रिया में भोजन का अपघटन होता है, यानी क्या होता है? टूटता है भोजन और ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक, हम लोग पहले पढ़े हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक उसका उल्टा है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट बनता है और यहाँ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज यहाँ टूटता है और सरल रूप बनता है। जटिल भोज्य पदार्थ टूटकर सरल रूप में बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो चलिए, जैसे श्वसन वह जैविक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें भोजन का अपघटन, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, का दहन होता है और जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ देखिए, आप देखिए मैंने जो है यहाँ मुक्त होती है और क्या क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। मुख्य रूप से इसका जो काम है ऊर्जा का निर्माण करना, ऊर्जा को जमे जटिल भोज्य पदार्थ को सरल रूप में तोड़ना और ऊर्जा को मुक्त करना। अब एक केमिकल इक्वेशन से बड़ा अच्छा से समझाया गया है। देखो, ये जो C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बोलते हो, वो क्या मिला? ऑक्सीजन लिया, 6 ऑक्सीजन लेके क्या बनाया? 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और क्या बनाया? 6 क्या बनाया? जल बनाया और 776 kJ कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो हम लोग इसीलिए हम लोग को दौड़ने पे ज्यादा ऊर्जा लगता है, तो हम लोग जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं और जल्दी भोजन टूटता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो हम लोगों ने इस स्लाइड में अच्छी तरह से पढ़ा कि श्वसन क्या है। श्वसन क्या है? जैविक रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप जटिल भोजन का ऑक्सीकरण होकर क्या होता है? सरल रूप में टूटता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो भोज्य पदार्थ कोई भी हो सकता है। पहले कार्बोहाइड्रेट बने टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो प्रोटीन टूटेगा, प्रोटीन है तो वसा टूटेगा। ठीक है, यह स्लाइड में तुम लोग देखो, अच्छी तरह से देखो। यहाँ जो देखो, ये हमारा मुख्य श्वसन अंग क्या है बोलो तो? हम लोग किससे श्वास लेते हैं? किससे श्वास लेते हैं? तुमने नाक से कहा? अच्छा, फेफड़े से। हाँ सही, फेफड़ा सही होगा। नाक बोलने से नाक कट जाएगा, है ना? मेरी भी नाक कट जाएगी, तुम्हारी भी नाक कट जाएगी। हम लोग का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। ठीक, गुड। तो देखो, ऑक्सीजन हम लोग कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ निकलता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम लोग प्राणियों के श्वसन अंग। श्वसन अंग है तो हम लोग का श्वसन अंग जैसे फेफड़ा हो गया, मछलियों का श्वसन अंग अलग होगा, तिलचट्टी का श्वसन अंग अलग होगा, है ना? अलग अलग जंतुओं में श्वसन अंग अलग होंगे। तो उसी को हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। तो देखो, कुछ जंतुओं में, बहुत निम्न श्रेणी के जंतुओं में, जैसे हो गया अमीबा, एकदम प्राथमिक श्रेणी का जंतु है, और पैरामोशियम, यहाँ देखो तुम अमीबा को देख सकते हो यहाँ, है ना? अमीबा को, ये है पैरामोशियम, है ना? ये है हाइड्रा। ये बॉडी सरफेस, बाहरी सतह, बॉडी के
बाहरी सतह। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ एक तो ऐसे ऐसे करके एक क्या बनता है, एक तो कोशिका बना होता है, देखो यहाँ से कोशिका बना होता है, और यहाँ से एक क्या होता है, क्या ले, यहाँ से CO2 निकलता है और ऑक्सीजन जो है अंदर जाता है। ठीक है, समझ में? ये ऑक्सीजन अंदर गया और CO2 बाहर निकला, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बाहर निकला। उसी तरह हाइड्रा में भी ऑक्सीजन अंदर गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। इस तरह से त्वचा नम होता है और उसमें ऑक्सीजन घुल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, वहां से फिर बाहर निकल जाता है। इस तरह गैसों का आदान प्रदान सरफेस के द्वारा होता है। ये कौन से क्रिया में होता है, किस में होता है, किस जंतु में होता है? देखो ये यहाँ CO2 निकल रहा है ना, और ऑक्सीजन जो है अंदर आ रहा है, देखो ना। ठीक है, तो इस तरह से अमीबा में, पैरामोशियम में, हाइड्रा में होता है। अब कुछ जंतुओं में त्वचा के द्वारा होता है। कुछ स्थलीय जंतु हैं जैसे जोंक और केचुआ। तुम लोग देखे हो ना, केचुआ जमीन में रहता है, उसका शरीर नम होता है, गीला गीला होता है, नम होता है, उसमें नमी होती है, और वो उसकी जो त्वचा के नीचे, यहाँ देखो, यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है ना, त्वचा के नीचे है रक्त नलिकाओं का जाल बिछा होता है। मान लो ये त्वचा है, त्वचा के नीचे क्या होता है, रक्त नलिकाओं का जाल बिछा होता है, ऐसे करके। ठीक है, ये जाल बिछा होता है। यहाँ से क्या होता है, पानी होता है, इसमें नमी होता है, और उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, अंदर जाता है, और CO2 बाहर निकलता है। इस तरह से जोंक में, केचुआ में, एनिलिड्स में, प्राय एनिलिड्स प्राणियों में ऐसा होता है। समझ में आ गया? ठीक उसी तरह ये श्वसन अंग है। अब आओ ट्रेकिया द्वारा। कीट, तुम लोग देखे हो, तिलचट्टा हो, तितलियां हो, मक्खी हो, मच्छर हो, तो देखो तिलचट्टा को हम लोग कीट बोलते हैं ना। यहाँ तिलचट्टे के प्रत्येक खंड सदिखंडों से बटा होता है। यहाँ खंडा में एक गोल गोल छिद्र होता है, इसको स्पेरिकल्स कहते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है स्पेरिकल, है ना, स्पेरिकल कहते हैं। हाँ, ठीक है, प्रत्येक खंडों में एक जोड़ा छिद्र होता है, स्पेरिकल श्वसन रंध्र कहते हैं। यहाँ से जैसे मान लो इसमें क्या बनता है, ऐसे करके श्वसन नलिका बनती है। ठीक है, इसे होता है, इसमें ट्रेकिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया, श्वास नलिकाएं। इस तरह से इसके अंदर पूरे जाल बिछा रहता है पूरे शरीर में, और इस तरह से वो श्वसन यानी गैसों का आदान प्रदान, मतलब ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, और ये जो है CO2 बाहर आएगा। क्लियर हो गया? अब आओ मछलियों, देखो मछलियां क्या होती हैं, वो स्थल पे नहीं रह सकती, हम लोग जल में नहीं रह सकते, है ना, क्योंकि श्वसन अंग का कमाल है। यदि हम लोग के अंदर गलफड़ होता तो हम लोग भी जल में रहते। जैसे एक बताऊं मैं तुमको, जो जल स्थल सब में रहता है, जिसे उभयचर बोलते हैं। मेढक स्थल में भी रहता है, जल में रहता है। उसकी विशेषता क्या है, उसमें दोनों श्वसन अंग दोनों तरह के श्वसन अंग पाए जाते हैं। जल में श्वसन करने की श्वसन त्वचा के द्वारा कर सकता है, बाहरी गलफड़ के द्वारा, जब बेंची की अवस्था में रहता है तब करता है, और स्थल में उसके फेफड़े पाए जाते हैं, इसलिए वो दोनों रहता है। हम लोग में तो गलफड़ नहीं पाया जाता, त्वचा हमारे श्वसन के लायक नहीं है, वो बनी नहीं है, तो हम लोग स्थल में श्वसन करते हैं। जैसे तिलचट्टे को भी पानी में डाल दो तो मर जाएंगे, क्योंकि उनमें जल के शोषण करने की क्षमता नहीं है। ठीक, मछलियों को बाहर निकालते हैं तो मर जाते हैं, क्योंकि बाहर वायु शोषण करने की क्षमता नहीं है। अब आओ, जैसे तुम लोग जानते हो गलफड़ देखे हो ना, मछलियां देखे हो, मछलियां को बाजार में जाते हो, क्या करते हैं, उसको गलफड़ निकालते ना, देखते हो ताजा है, कब की मरी हुई है। यदि ये गलफड़ जो है यहाँ जो दिखाया हुआ है, अपर कुल से बंद रहता है, ये जो कंघी की तरह रत्ना होता है ना, कंघी की तरह ऐसे, है ना, रहता है ना, ऐसे लगा होता है ना पूरा, ऐसे साइड में। हाँ, अब याद आ गया ना,
ये इसको बोलते हैं गल्फर, गिल स्लाइड बोलते हैं, एक को गिल स्लैक, गिल आर्च बोलते हैं इसको। इसमें रक्त नलिकाओं का जाल बिछा होता है, गर्ल्स इसमें क्या होता है, रक्त नलिकाओं का जाल बिछा होता है। और क्या करती हैं ये लोग, जैसे देखो यहाँ अंदर पानी गया, पानी मुख से लेती हैं और गल्फर से छोड़ती हैं, तो क्या करता है, गल्फर में रक्त नलिकाओं का जाल बिछा होता है और जल में घुली हुई ऑक्सीजन को, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को गल्फर ऑक्सीजन को ले लेता है और उसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ गल्फर के द्वारा श्वसन होता है। और गल्फर तुम लोग जो उठाते हो, कान के नीचे ऐसा होता है ना, मछली के कान तो होता नहीं बाहरी कान, कान के नीचे जो होता है वो रचना को हम लोग ओपर्कुलम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। तो गैसों का विनिमय मछलियों का कहां से होता है, गल्फर के द्वारा होता है। गल्फर हम देख लिए। अब तुम लोग कुछ मछलियों को, जैसे मैं तुमसे पूछूं, कवई, सिंगी, मांगूर, है ना, कवई, सिंगी, मांगूर, ये मछलियां घर में लाते इतना जल्दी नहीं मरती ना, जल्दी मर जाती है, नहीं मरती। ठीक, तो मैं पूछता हूं कि भाई कैसे मारते हो तुम लोग, कैसे मरती हैं, तो कोई बोलता है पटक पटक के मारते हैं, कोई बोलता है छाई दे के मारते हैं सर, तो कोई बोलता है नमक दे के मारते हैं। तो उससे मैं पता चल जाता है कि तुम लोग कितने दयावान हो, है ना। ठीक है, खाने की चीजें खाओ। तो क्या कारण है, वो और मछलियां घर में लाते लाते मर जाती है, लेकिन सिंगी, कवई, मांगुर को तुमको मारना पड़ता है, छाई से मारना पड़ता है, पीट पीट के मारना पड़ता है। तो उसमें किसी खास बात है, वो ज्यादा देर तक जिंदा रहती है, तो खास बात है, उसको ही पकड़ना है हम लोग, वही पढ़ना है। तो क्या बोलते हैं, गल्फर के अलावा इन मछलियों में, गल्फर के अलावा स्थलीय श्वसन के लिए एक श्वसन अंग पाया जाता है। उन्होंने क्या क्या अनुकूल कर लिया, अपने अनुकूल ढाल लिया उनको जिंदा रहने के लिए। ये क्योंकि ये मछलियां क्या करती हैं, थोड़ी सी मर्ड में रहती हैं, हाँ, गड्ढे में रहती हैं और कीचड़ में रहती हैं, तो इसलिए कीचड़ में जल की कमी होती है, इसलिए उन्होंने अडेप्ट कर लिया, उसे बना लिया अपने आप को। तो देखो हम लोग सहायक श्वसन अंग क्या है, तो गिल्स यानी गल्फर के अलावा बाह्य श्वसन के लिए कुछ मछलियों में एक सहायक श्वसन अंग पाया जाता है, एक अंग पाया जाता है जिसको स्थलीय श्वसन कर सकते हैं, उसी को हम लोग सहायक श्वसन कहते हैं। सीधे सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन ले सकती हैं मछलियां, सभी मछलियां नहीं ले सकती हैं। अब यहाँ मांगूर का चित्र देखा हुआ है, देखो यहाँ मांगूर लिखा हुआ है ना। मांगूर गिल के पीछे, जस्ट ये गिल है, देखो ये गिल्स है, यहाँ देखो गिल्स है, यहाँ 1 2 3 4 तो गिल स्लाइड है ना। गिल स्लाइड में गिला ये होगा, गिल्स होगा, कंघी की तरह रचना होगी। ठीक है, इसके पीछे देखो एक कदम का फूल की तरह एक तो गोल रचना होगा, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर होता है, तुमको दरकार नहीं है, अर्बोरेसेंट ऑर्गेन, अर्बोरेसेंट ऑर्गेन, देखो यहाँ अर्बोरेसेंट ऑर्गेन लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं अर्बोरेसेंट ऑर्गेन। ठीक है, ठीक है। ये क्या करती है, ये कहाँ पाया जाता है, तो मांगूर में पाया जाता है। क्या करता है, वायु शोषण लेता है और बहुत देर तक जिंदा रह सकता है, कुछ दिनों तक भी जिंदा रह सकता है ये बाहर। ठीक है, तो ठीक उसी तरह कवई में देखो, कवई जो है, कवई में ठीक ये लैब्रिंथ ऑर्गन करते हैं, लैब्रिंथ ऑर्गन करते हैं। ठीक इसके गिल के ऊपर, गिल के ऊपर ये गिल्स है, गिल्स के ऊपर ये गिल्स है, देखो ये गिल्स है ना, ये गिल्स है, गिल्स है, ये उसके ऊपर ये जो रचनाएं हैं ये लेब्रिंथ ऑर्गन कहलाते, लेब्रिंथ ऑर्गन, लेब्रिंथिन ऑर्गन कहते, लेब्रिंथिन या लेब्रिंथ जो भी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको स्पेलिंग सही लिखना, लेब्रिंथ ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, ये है सहायक श्वसन अंग। इसी के कारण मछलियां, ये जो कवई है ये ज्यादा देर तक जीवित रहती हैं। इसको एडेप्टेशन वो अपने सल के द्वारा पेड़ों पर भी चढ़ सकती हैं कुछ दूर तक। ठीक है, ठीक है। तरह हम मांगूर पढ़े तो सिंगी भी उसी तरह उसी जाति का है। सिंगी मछलियों में ये देखो, ये गिल्स जो है, गिल्स ये है, गिल्स पाया जाता है, गलफड़ पाया जाता है। गिल्स के ऊपर एक देखो ये गोल रचना है, 2 ट्यूब पाया जाता है दोनों ओर, शरीर के दोनों ट्यूब पाया जाता है। देखो ये जो रचना है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ब्रांचियल डाइवर्टिकुलम। क्या बोलते हैं इसको,
एक्स्ट्रा ब्रांचियल डाइवर्टिकुलम। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ब्रांचियल डाइवर्टिकुलम। ये क्या करता है? ये भी सहायक सिंगी में पाया जाने वाला श्वसन अंग, सहायक श्वसन अंग है। ये वायु श्वसन मतलब जल के अलावा, जल तो गलफड़ जल में करता है, लेकिन ये जल के अलावा क्या करता है? बाहरी श्वसन करता है। ये कुछ देर तक हवा में जीवित रह सकता है, रहता है। ठीक है, अब हम लोग रिस्पिरेशन में आ जाए। रिस्पिरेशन को हम लोग सुविधा के अनुसार हम लोग 3 भागों में इसको पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे बाहरी श्वसन, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन में हवा को फेफड़े एल्वोली तक जाना और फिर एल्वोली से वायु को बाहर तक फेफड़े के द्वारा फिर बाहर निकाल देना। इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पिरेशन या बाह्य श्वसन। अब ये गैस, दूसरा होता है गैसों का परिवहन। अब ये हमारे शरीर में जो फेफड़े में गैस गए, फेफड़े के द्वारा ब्लड में गया, ब्लड के द्वारा उत्तक में गया, उत्तक या कोशिकाओं में गया, यहाँ तक जो होता है इसका विनिमय बोलते हैं गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। अब इंटरनल रिस्पिरेशन या कोशीय श्वसन भी बोलते हैं। इंटरनल रिस्पिरेशन या कोशीय श्वसन भी कहा जाता है तीसरे अवस्था को। इसको हम लोग को जानना पड़ेगा। ये कोशिका में होता है, प्रत्येक कोशिका में होता है, सजीव के प्रत्येक कोशिका में होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बाहरी श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, माने एक्सटर्नल रिस्पिरेशन के बारे में करते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन जो है ना, सांस को लिए, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन बाहर छोड़ दिए हम लोग। ये सांस को नासा के द्वारा होते हुए एपिग्लोटिस, फेरिंग्स, लैरिंग्स होते हुए, ब्रोंकियल्स होते हुए फेफड़े में गया और फेफड़े से बाहर निकला। इसको हम लोग इतना को बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पिरेशन या बाहरी श्वसन। ठीक है, एक भौतिक क्रिया है। यह होता है, हम लोग इसको 2 भागों में, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन में, मानव श्वसन में हम लोग आज पढ़ेंगे मानव श्वसन की कैसे होता है। अब देखो, हम लोग सांस अंदर लेते हैं और सांस को बाहर रहते हैं। इस क्रिया को हम सांस लेना कहते हैं, श्वसन नहीं। बाहरी रिस्पिरेशन में श्वास लेना कहते हैं, श्वास लेना, अंदर गया और बाहर गया। ठीक है, अब इसी क्रिया को हम लोग अंत श्वसन या इंस्पायरेशन कहेंगे। अब इसको समझ लो, ये क्या है? ये क्या है? देखो, ये वाला जो हमारा जो ये मोटी परत है, देखो अच्छे से देखो, ये जो मोटी परत है मसल की, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम। ठीक है, तो डायाफ्राम और तथा इंटरकोस्टल मसल के फैलने और सिकुड़ने से सांस अंदर जाता है और बाहर निकलता है। ये चुका अच्छे तरह समझ लो, एकदम इजी है। जैसे हम लोग सांस लिए तो डायफ्राम क्या हुआ? नीचे आया। डायफ्राम क्या हो गया? नीचे की तरफ आया। देखो, ये नीचे की तरफ जा रहा है डायफ्राम, है ना, ये नीचे की तरफ जाएगा। ये जो इंटरकोस्टल मसल अब फैला, ये छाती फैली हमारी, रिब्स फैले, तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया। क्या हो गया? वॉल्यूम, आयतन बढ़ गया हमारे। ठीक है, और आयतन बढ़ने से अब ये क्या करेगा? नासा छिद्र के द्वारा हमारा जो वायु है, वायु अंदर जाएगा, इसके द्वारा होते हुए, फेरिंग्स होते हुए यहाँ जाएगा। ठीक है, तो कैसे जाएगा? देखो यहाँ ठीक हुआ, नासा छिद्र होगा, नासा छिद्र नाक के द्वारा हमारा अंदर जाएगा। नासा मार्ग होगा, ग्रास नली होगा, है ना, तो ग्लोटिस श्वास नली होगा, प्राथमिक श्वास नली होगा, द्वितीय श्वास नली और तृतीय श्वास नली, उसके बाद कूपिका माने एल्वोली। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग नासा छिद्र गया, यहाँ नासा हो गया, नासा छिद्र के द्वारा वायु चला गया नासा पैसेज के द्वारा। इसके बाद आ गया यहाँ इपीग्लोटिड, ग्लोटिड बोलते हैं इसको। इसके बाद हम लोग ये वाला श्वास नली बोलते हैं। श्वास नली को हम लोग इस तरह से हम लोग देखते हैं, फेफड़ा में जाएगा ये। हाँ, यहाँ फेफड़ा होता है, ऐसे देखो, अच्छा से नहीं बन रहा है लेकिन समझ लो। हाँ, ये फिर श्वास नली 2 में भगेगा, ये फिर 3 में भगेगा, है ना, ऐसे बटेगा। और यहाँ से एक तो कूपिका रहेगा, यहाँ बोलते हैं एल्वोली। इस तरह से
श्वसन जाएगा। क्लियर? हम लोग इसके आगे वाला स्लाइड में अच्छे से पढ़ेंगे। अब एक बात यहाँ तुमको समझना पड़ेगा, हम लोग जो श्वसन लेते हैं, वायु लेते हैं ना श्वसन में, तो उसमें क्या क्या रहता है, ये आता है कभी कभी। अब देखो वहाँ स्लाइड के ऊपरी भाग में देखो, तुम्हारा ये जो नाइट्रोजन होता है 78%, नाइट्रोजन कितना होता है 78%। ठीक उसी तरह ऑक्सीजन जो है मुख्य लेना था वो हो गया 20%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जलवाष्प 0.5%। ये जो हम लोग सांस लेते हैं मोस्टली एवरेज में यही होता है। ठीक है, अब आओ, ये तो हो गया। अब हम लोग एक्सपिरेशन करें, श्वास तो अब छोड़ेंगे, निकालें, लिए निकाले। अब निकालने से में क्या होगा, देखो हमारी जो डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम है देखो नीचे अंदर गई ना, ये जो मसल था, ये इंटरकोस्टल मसल जो है, इंटरकोस्टल मसल, ये जो क्या हुआ, ये भी क्या होगी सिकुड़िंग, तो छाती का आयतन जो है कम हो गया, तो यहाँ फेफड़े पर दबाव पड़ेगा, फेफड़े दबाव पड़ेगा तो अंदर की वायु बाहर जाएगी। ठीक उल्टा की तरह, पहले एल्वोली में, एल्वोली से थर्ड ब्रोंकियल में, सेकेंड ब्रोंकियल में, उसके बाद ब्रोंकियल में, हाँ फर्स्ट ब्रोंकियल में, उसके बाद लैरिंग्स फेरिंग्स होते हुआ नसा द्वारों की तरह चली जाएंगी, बाहर निकल आएंगी, नाक के द्वारा बाहर निकल आएंगी। ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया इस। अच्छा, अब यहाँ एक तो और भी इम्पोर्टेंट, अब हम लोग जो छोड़े थे उसमें जब लिए थे, देखो उसमें 78% था, ये भी 78% है। ठीक है ना, उसमें ऑक्सीजन 20% लिए थे, छोड़े कितना 16%, यानी 4% ऑक्सीजन हम लोग ज़्यादा ले लिए यहाँ से। ठीक है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लिए थे, ये 4% कार्बन डाइऑक्साइड, रिच कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ज़्यादा है यहाँ मात्रा। जलवाष्प 0.05% था, जलवाष्प 0.5%, ये 6.5% है, ये ज़्यादा। यानी यहाँ हम लोग दो चीज़ देखे, देखो हम लोग छोड़ क्या रहे, ऑक्सीजन कम छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ रहे हैं, और जलवाष्प ज़्यादा छोड़ रहे हैं। यानी जो हम लोग छोड़ रहे हैं उस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ मज़े की बात है, यहाँ नाइट्रोजन की कोई भूमिका नहीं है, हम लोग नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते। ठीक है, गुड। अब आओ हम लोग मानव श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, ये मानव श्वसन तंत्र को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, रिस्पिरेटरी पाथ श्वसन पाथ और श्वसन ऑर्गेन, रिस्पिरेटरी ऑर्गेन श्वसन अंग। ठीक है, रिस्पिरेटरी पार्ट हो गया, कौन कौन, किसके द्वारा एल्वोली तक, नासा छिद्र से लेकर एल्वोली तक गैस पहुंचता है, उस पाथ को बोलते हैं रिस्पिरेटरी पाथ, श्वसन पथ, श्वसन पथ। ठीक है, ठीक उसी तरह और कौन कौन अंग इसमें सहायता करता है, उस अंगों को मिलाकर बोलते हैं रिस्पिरेटरी ऑर्गेन। क्लियर हो गया? देखो यहाँ चित्र में देखो अच्छी तरह, नासा मार्ग है, नासा छिद्र है, नासा मार्ग है, एपिग्लोटिड है, श्वास नली है, श्वासनी है ना, फेफड़ा है। ठीक है, समझ में आया? ये श्वासिकाएँ हैं और ये एल्वोली या कुपिकाएँ या एल्वोली है। ठीक है, ये तुम लोग देख लेना अच्छे से, कुछ में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आओ रिस्पिरेटरी पाथ, हम लोग कैसे श्वास अंदर लेते हैं। ठीक हो, अच्छे तरह से देख लो, यहाँ चित्र बहुत अच्छी तरह दिखा। हम लोग इसके द्वारा कहाँ कहाँ जाता है श्वास, हम लोग अंदर जब लेते हैं, बाहर नासिका छिद्र होता है, नासिका छिद्र होता है, नासिका छिद्र में नासिका मार्ग होता है, ग्रास नली होता है, वायु नाल होता है। ठीक है, हम यहाँ थोड़ा अच्छे से चित्र को देखेंगे तो नासिका छिद्र में हम लोग के नाक के, है ना, हम लोग के क्या होता है, नाक में क्या होता है, बहुत सारे चूल होते हैं ना, छोटे छोटे पतले चूल होते हैं, म्यूकस होता है। तो नाक के श्वास लेने समय वायु के धूलकण हो या जीवाणु हो, वो नाक को नाक क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं। क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं, और शुद्ध हवा नासा के मार्ग के द्वारा, नसल केविटी इसके द्वारा, देखो यहाँ दिया हुआ, यहाँ के द्वारा फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स मतलब ये जो हम लोग स्वर, हमारे से वोकल कॉर्ड बोलते हैं इसको, लैरिंग्स का। उसके बाद ये जो श्वास नली है, देखो ये सी के आकार की ऐसे जो नलिका है, मान लो ऐसे बनाए एक तो नलिका यहाँ है ना, तो इसको ये देखो, ये सी के आकार का बल्ब होगा इसमें, ऐसे करके ना, ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके लगा हुआ सी के आकार का। ठीक है, ठीक है, इसको कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है,
नरम हड्डी कार्टिलेज का बना होता है। और यहाँ से देखो ये है लंग है, लंग में जाता है, ब्रोंकस कहलाता है, 2 भागों में ट्रेकिया कहलाता है, ट्रेकिया 2 भागों में मतलब ब्रोंकस, और उसको फिर छोटी भागों में बढ़ती है ब्रोंकियोल्स। ठीक है, इस तरह से श्वसन पथ हो गया। श्वसन पथ समझ में आ गया। हम लोग को मुख से श्वास लेना ठीक नहीं होता है, क्योंकि मुख सांस में वो फिल्टर नहीं होता है, इसीलिए नाक से श्वास ज़्यादा लेना चाहिए। हम लोग को हमेशा नाक से श्वास लेने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग दौड़ते हैं उसमें मुख से श्वास लेते हैं, काम करते हैं थोड़ा मुख से श्वास लेते हैं, तो उसमें थोड़ा ठीक नहीं है। नाक से श्वास लेने से हम लोग को ज़्यादा फिल्टर एयर मिलता है। ठीक है, अब श्वसन अंग आ गए। हमने कहा था कि मनुष्य का जो श्वसन, मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा है। हम लोग नाक काट दें तो क्या ये प्लास्टिक का नाक लग जाएगा, श्वसन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फेफड़ा खत्म हो जाए तो हम लोग श्वास नहीं ले पाएंगे। ये फेफड़ा का चित्र है, मानव फेफड़ा का तुम देख रहे हो यहाँ। ये कहाँ रहता है? वक्ष गुहा में। फेफड़ा कहाँ रहता है? मानव के वक्ष गुहा में रहता है। हाँ, थोरेक्स कैविटी बोलते हैं इसको। थोरेक्स कैविटी में स्थित रहता है, और उसको प्लूरल कैविटी भी, फुसफुसीय गुहा भी बोलते हैं, प्लूरल कैविटी भी कहते हैं। प्लूरल कैविटी में क्या होता है? लसिका भरी होती है, प्लूरल फ्लूइड भी होता है, फुसफुसीय द्रव भी रहता है ना। यहाँ लसिका भरी होती है, प्लूरल फ्लूइड पे क्या कहते हैं। अब प्लूरल कैविटी के चारों ये इसके चारों तरफ एकदम टाइट से मेम्ब्रेन लगा होता है ना। ये एकदम चारों तरफ से क्या होता है? मेम्ब्रेन से घिरा होता है ना, एकदम पूरा, है ना। झिल्ली जो होता है प्लूरल झिल्ली कहते हैं इसको। ठीक है, मानो बायां साइड में जो होता है ना, बायां लूप्स 2 पिंडों में भरा होता है। जैसे ये होता है, ये बायां लूप है 1 और 2, और दाहिना देखो 1, ये 2 है, ये 3 है। 3 लूप में बटा होता है। ये कम पूछता है, लेकिन तुमको जानकारी हो, ये दाएं में 3 लूप होता है, सुपीरियर, इंफीरियर और मिडिल। ठीक है, सुपीरियर, इंफीरियर और मिडिल होता है। सुपीरियर इंफीरियर होता है, इतना ही रहता है। यहाँ हम लोग पढ़े कि झिल्ली जो फेफड़ा है या फुसफुस है, ये मानो या लंग है, जिसको ये थोरेक्स कैविटी में रहता है, उसके प्लूरल कैविटी भी कहते हैं। प्लूरल में प्लूरल फ्लूइड रहता है, और झिल्ली से घिरा रहता है, प्लूरल झिल्ली कहते हैं। और ये 2 लूप्स होते हैं, दाहिने और बाएं। बाएं में 2 लूप होते हैं, इंफीरियर और पोस्टीरियर। दाहिने में 3 लूप होते हैं, इंफीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। ठीक है, अब आओ श्वास नली। जो श्वास फेफड़े से लैरिंग्स फेरिंग्स नासा के द्वारा होता हुआ श्वास नली में जाता है, यही इसको रिंग को ही हम लोग बोले थे, कार्टिलेज का बना होता है। ये रिंग जो होता है सी टाइप का होता है, ऐसे करके, है ना। ये ऐसे होता है, इसमें ये ऐसे होता है गोल, ऐसे ऐसे होता है, कार्टिलेज का बना होता है। क्योंकि यहाँ श्वास नली के साथ साथ खाद्य नली भी जाता है। ठीक है, तो खाद्य नली के एक साथ होता है। जब हम लोग बोलते हैं तो श्वास नली, खाद्य नली बाहर निकल जाता है। जब हम लोग खाते हैं तो श्वास खाद्य नली अंदर जाता है। तो बोलते वक्त खाना खाना नहीं चाहिए, खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, है ना। ठीक, तो ये जो है श्वास नली है। श्वास नली को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं इसको। 2 दाहिने में चला जाता है, बाएं में चला जाता है। ठीक है, ये फिर विभिन्न भागों में, ये सेकेंडरी और टर्सरी 2 भागों में। मान लो ये जो है, यहाँ हम ले चित्र बनाएं, इसे मान लो ये श्वास नली हो गया, है ना। इस श्वास नली 2 भागों में विभक्त हो गया, ऐसे करके, है ना। ये फेफड़ा हो गया। ये फिर ये 2 नलियाँ विभिन्न बहुत सारे छोटे छोटे द्वितीय, तृतीय ऐसे करके बढ़ती जाएंगी। बाद में इसको एल्वोली और गुच्छे होंगे, उसको एल्वोली कहते हैं। ये लास्ट में जो होगा, इस ऐसे गोल गोल कुप्पी की तरह रचना होंगी, वायुकोश या एल्वोली कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये एल्वोली। ठीक है, कुपिकाएं, वायु कुपिकाएं या एल्वोली होता है। ठीक है, श्वास नली हो गया। अब आओ वायु कुपिकाएं हैं। ये एक देखो, यहाँ चित्र को अच्छे से ध्यान से देखो।
तो ये जो यहाँ निकलती हैं, यहाँ बहुत सारी कोशिकाएं बैलून की तरह रचनाएं होती हैं, इन्हीं को हम लोग कोशिकाएं कहते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, कोशिकाएं, एकदम जुड़ी होती हैं। इसका जो है मानव फेफड़े में लगभग 30 से 35 करोड़ 30 से 35 करोड़ एल्वोली होते हैं। इसलिए एल्वोली को क्या कहते हैं, देखो कोशिकाओं को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। लंग की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है एल्वोली। ठीक है, तो समझ में आ गया। अच्छा, अब कोशिकाएं जो गैसों का विनिमय होता है, अब ये देखो, ये तुम्हारा एल्वोली है, ये बीज वाला पीला वाला भाग, एल्वोली के चारों तरफ रक्त नलिकाओं का जाल बिछा होता है। अब रक्त नलिकाएं क्या आती हैं, इसमें से सटी रहती हैं, एल्वोली से सट जाती हैं, और इसमें मान लो ऑक्सीजन ज्यादा है और रक्त नलिका में ऑक्सीजन कम है, तो ये डिफ्यूजन के माध्यम से यहाँ ऑक्सीजन चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यहाँ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, यहाँ से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड के द्वारा। ठीक है, देख लेना। और एक बात है, इस श्वसन को हम लोग हेमेटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखना, हेमेटोसिस। कभी कभी पूछता है, याद रखोगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हेमेटोसिस क्या है, तो एल्वोली में गैसों का आदान प्रदान जो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन होता है, हमने क्या था, पहले ही कहा था कि नाक से अंदर जाके नसफ है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिट्स होते, ट्रेकिया, ट्रंकस होते, ब्रोंकस होते हुए, ब्रोंक्यूल होते हुए एल्वोली में जाता है, और वहां गैस का फिर आदान प्रदान होकर फिर वायु बाहर निकलता है। इस पूरे क्रिया को हेमेटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमेटोसिस कहते हैं। ये हम लोग एक्सटर्नल रिस्पिरेशन पढ़ लिए, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन पढ़ लिए। ठीक है, अब दूसरा तो था ट्रांसपोर्टेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू, गैसों कुत्तकों में गैसों का विनिमय। अब तुम लोग समझ में आ गया। अब क्या होता है, तुम लोग लाल रक्त के बारे में पढ़े हो, है ना, लाल रक्त कोशिकाओं पढ़े हो ना, ये देखो लाल रक्त कोशिकाएं हैं। लाल रक्त में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है ना, हेमोग्लोबिन होता है। और जानते हो हेमोग्लोबिन का रक्त लाल होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और वो क्या करता है, उसमें खास क्या बात होती है, ऑक्सीजन को ग्रहण करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। तो क्या करता है, एल्वोली से वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है, फिर रक्त कहा जाता है कोशिकाओं में जाता है, ऊतकों में जाता है, कोशिकाओं में जाता है, और वहां क्या करता है, वहां में वहां ऑक्सीजन का अभाव होता है, कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन को दे देता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर एल्वोली में छोड़ देता है। तो इसी को, इस क्रिया को क्या कहते हैं, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, तो हम लोगों ने बाहरी और गैसों का आदान प्रदान पढ़ लिया। अब आओ इंटरनल रिस्पिरेशन, इसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। इंटरनल रिस्पिरेशन यानी सेलुलर रिस्पिरेशन। अब याद करो तुम लोग कि श्वसन क्या हमने कहा था, कोशिकाओं में होता है, पहले स्टार्ट किया था कि इसका रिजल्ट कहाँ निकलता है, कोशिकाओं में होता है। कोशिकाओं में मतलब सेल में। सेल को याद करो तुम लोग, सेल तुम लोग पढ़े हो ना, पढ़े हो ना सेल, है ना, सेल होता है ना, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया याद है, याद है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो इसे, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसमें राइबोसोम है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रोसोम है ना, है ना, ये सब। इसको साइटोप्लाज्म, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना, और इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस याद रखना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म याद रखना। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इनर रिस्पिरेशन जो होता है एक कोशिका के अंदर यही होता है। ठीक है, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक और अक्षिश्वसन, अनाक्षिश्वसन, अक्षिश्वसन और अनाक्षिश्वसन। क्लियर हो गया। अब आओ अक्षिश्वसन। अक्षिश्वसन यह भोजन का दहन करता है, मैंने तोड़ता है, भोजन को जलाता है, और जीवित कोशिकाओं में होता है। जीवित कोशिकाओं में यह क्रिया होती है, एरोबिक रिस्पिरेशन।
इसमें क्या होता है, ग्लूकोज के अणु को पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहाँ क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, पूरा का पूरा ऑक्सीकरण कहाँ होता है, भोजन का टूटता है, पूरा टूटता है। भोजन क्या करता है, पूरा टूट के, मतलब अच्छा कोयला या लकड़ी अच्छा हो तो पूरा जल जाता है ना, बहुत आग देता है। ठीक उसी तरह ऑक्सीश्वसन में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, यहाँ देखो फॉर्मूला भी वही है, श्वसन का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है वही है, C6H12O6, यहाँ O6 होगा, यहाँ कर देना O6 होगा, कार्बोहाइड्रेट, इसको याद कर लेना। 6O2 लगेगा, इसमें जल ऑक्सीजन का लगना जरूरी है। क्या निकलेगा, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जल निकला, 776 कैलोरी ऊर्जा मुक्त है। ग्राम एक अणु ग्लूकोज से 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या है, श्वसन रिस्पिरेशन क्वाइन बोलते हैं, ऊर्जा का क्वाइन, ऊर्जा का क्वाइन बोलते हैं, पैसा बोलो क्वाइन बोलो। वो कोशिका के अंदर एटीपी, उसका पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जमा रहता है जब लोग काम करते हैं, वो खर्च होकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये हम लोग दिखाए हुआ यहाँ। ग्लाइकोलाइसिस में दो क्रिया, ऑक्सीश्वसन की दो क्रियाएं होती है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल याद रखना। यहाँ जैसे मान लो, यहाँ हम लोग यहाँ सुधार दे लेते हैं, यहाँ 6 होगा, ठीक है, ये होगा यहाँ, और ये जो होगा यहाँ याद रखना 38। यहाँ जो होता है, ये ऑक्सीश्वसन में दो अवस्थाएं होती हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस और इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। हम लोग इसको ठीक से पढ़ेंगे अभी। ऑक्सीश्वसन को हम लोग बताते हैं कि दो क्रियाएं होती है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। अब आओ ग्लाइकोलाइसिस, मैंने कहा ना कि ऑक्सीश्वसन का प्रथम अवस्था है, ये ऑक्सीश्वसन का प्रथम अवस्था है, इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, याद रखना, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। इम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्नस, ये तीन वैज्ञानिक ने इस क्रिया को समझाया था पहली बार। हाँ, बहुत सारे एंजाइम की प्रक्रियाएं होती हैं, उनको अच्छी तरह प्रस्तुत किया था, इसलिए इसके नाम पर ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है, और इसमें बहुत सारे एंजाइम भाग लेते हैं, बहुत सारे एंजाइम इसको भाग लेते हैं, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, पूरे एक समूह को ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। ये क्रियाएं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, उपस्थिति ऑक्सीजन की आवश्यकता या नहीं है तो भी चलेगा, नहीं होने से भी चलेगा, चलता है, ये क्रिया होगी, और जिसके एक अणु, यहां देखना थोड़ा सा अच्छा से लिख देना, C6H12O6 है, यहां होगा C6H12O6, ठीक है, इसको थोड़ा लिख देना, छोटा लिख देना, छोटा बड़ा नहीं हो गया। ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम होगा, और इसके अंत में क्या बनेगा, 2 पायरुवेट एसिड का 2 पायरुवेट एसिड और एनर्जी 2 एटीपी एनर्जी बनता है। ठीक है, इस क्रिया में देखना, यहाँ ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, 2 एटीपी बनता है, और क्या बनता है, 2 पायरुविक अम्ल बनता है, 2 पायरुविक एसिड बनता है। देखो यहाँ 2 पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है ना, इसका निर्माण होता है यहाँ। क्लियर है, ये कोशिका द्रव में होता है, याद है ना, तुमको बताया था ना, याद है, कहाँ बताया था। जैसे मान लो एक कोशिका है, कोशिका के केंद्रक है, और ये जो द्रव है इसी कोशिका द्रव में होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब आओ, तो ये ग्लाइकोलाइसिस क्रिया साइटोप्लाज्म में होता है, इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं। क्यों, इम्बेडमेंट, मेयरहॉफ और पार्नस ने इस क्रिया को बताया था, तीनों वैज्ञानिक ने इसे, और इसमें एंजाइम लगने वाले को ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। इसके अंत में क्या होता है, इसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इसके अंत में एक ग्लूकोज के अणु 2 एटीपी और 2 पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। अब आओ क्रेब्स साइकिल, ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
क्या होता है, कोशिका की क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, तो याद है, क्रेब्स साइकिल कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन का होना जरूरी है। और क्या होता है, और इसको साइट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल भी कहते हैं। तो क्रेब नामक वैज्ञानिक ने इसको खोज किया था, इसलिए इसका नाम क्रेब साइकिल पड़ा। ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और साइट्रिक एसिड जो है प्रथम जो बनता है वो साइट्रिक एसिड बनता है, देखो 6C साइट्रिक एसिड बनता है प्रथम क्रिया में आप में, इसलिए इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। याद रखना किसको, क्रेब साइकिल को, ठीक है। अब ये क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु NADP से मिलकर NADPH2 बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में मुक्त होती है। फिर NADH2 में उपस्थित हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से होकर गुजरता है और ऑक्सीजन से मिलकर H2O में बदल जाता है और ऊर्जा मुक्त करता है। तो ये जो क्रिया होता है इसमें क्या होता है, इसमें यह ऊर्जा ATP के स्वरूप में संचित हो जाती है। अंत में एक ग्लूकोज अणु कितने 38 ATP में बदल जाता है, ATP में निर्माण करता है, यानी 2 पायरुविक एसिड के समय ग्लाइकोलाइसिस में 2 और यहाँ 36, दोनों मिला कितना हो गया 38, ठीक है। तो याद रखना ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती इसमें, ठीक है, ये क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और एथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। इसको थोड़ा देख लेना, एकदम इजी है, कोई असुविधा नहीं। इसमें क्या अनाक्सिस में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। अब ये तो एथाइल अल्कोहल है, जैसे ऊपर देखो लिखा है C6H12O6 एंजाइमेज नामक एंजाइम होगा, ये प्लांट में होगा और क्या बनेगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड एथाइल अल्कोहल और 27 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। उसी तरह जंतुओं में भी ये अनाक्सिक श्वसन होता है, लैक्टोबैसिलस जंतुओं में जैसे दही बनता है, जो ये क्या बना लैक्टिक एसिड बनाया और क्या बनाया थोड़ा सा 27 कैलोरी 26 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें क्या होता है, अनाक्सिक श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु केवल 2 ATP बनाता है। इस प्रकार का जो श्वसन होता है, जंतु श्वसन कवकों में होता है, जीवाणुओं में होता है, अंकुरित बीजों में होता है और RBC में होता है, याद रखना। अब कभी कभी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखो एनाक्सिक श्वसन का प्ररूप है, ठीक है, इसमें लैक्टोबैसिलस ईस्ट वगैरह में होता है, देखो नहीं सड़ा के बनाते हैं ना, पावरोटी बनाते हैं, है ना, हम लोग पुआ वगैरह बनाते हैं घर में, जलेबियां बनाते हैं, इसमें उसी का फर्मेंटेशन को अल्कोहल का निर्माण होता है। इस तरह से ये क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन का भाग है, बाह्य कोशिका श्वसन है। इसमें जटिल ठोस पदार्थ का अपघटन होता है, सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटता है और कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, साथ में लैक्टोबैसिलस और इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। ये हम लोग ने कहा, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा इंटरनल रिस्पिरेशन, कोशीय श्वसन। कोशीय श्वसन को फिर एक बार बता दें, कोशीय श्वसन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। कोशीय श्वसन में हम लोगों ने पढ़ा एरोबिक एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन में अक्षीय श्वसन में पढ़ा हम लोग ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, है ना, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस को साइटोप्लाज्म में पढ़ा, क्रेब्स साइकिल को माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा और अक्षीय श्वसन अनाक्षीय श्वसन को हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इसमें पढ़ा हम लोगों ने अल्कोहल और लैक्टिक एसिड का निर्माण, साथ साथ हम लोग फर्मेंटेशन या किण्वन में पढ़ा। और ये जो क्रियाएं हैं
ये जो श्वसन की क्रियाएं हैं ये शरीर के किस भाग से कंट्रोल होती है? हमने कहा था कि सारी क्रियाएं कहाँ होती है? मस्तिष्क से कंट्रोल होती है। तो हम लोग जानने के इच्छुक ने मस्तिष्क किस भाग से? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला मस्तिष्क के पश्च भाग के, ये जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये जो भाग है मेडुला ऑब्लिंगेटा, इस भाग से क्या होता है? पूरा हम लोग का ब्रीदिंग कंट्रोल होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, ठीक है। तो न्यूमेटैक्सिस सेंटर भी कहते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमोटैक्सिस सेंटर भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो मस्तिष्क में कंट्रोल होता है। आज हम लोगों ने श्वसन के बारे में पढ़ा, है ना? श्वसन अंगों के बारे में पढ़ा, सहायक श्वसन अंग के बारे में पढ़ा, हम लोग एक्सटर्नल रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के बारे में पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा, टिश्यू के बारे में, गैसेस टिश्यू, एक्सचेंज ऑफ टिश्यू के बारे में, गैसेस टिश्यू के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग कहाँ क्या पढ़े? कोशीय श्वसन यानी सेलुलर रिस्पिरेशन यानी इनर रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है। ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक, एनारोबिक पढ़ा। एरोबिक में हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ा। और क्या पढ़ा? और पढ़ा फर्मेंटेशन पढ़ा, इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन पढ़ा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन पढ़ा अनाएरोबिक रिस्पिरेशन में। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। आशा करते हैं ये वीडियो तुमको समझ में आएगा। एक बार दो बार देखना, इसको समझ में आएगा। बड़ा सरल रूप से बनाया गया है। और बाकी जो है प्लांट रिस्पिरेशन, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, कंबशन और रिस्पिरेशन में अंतर, और इंपोर्टेंट ऑफ रिस्पिरेशन हम लोग अगले वीडियो में जरूर बनाएंगे इसको। हाँ, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में जाके कोई सवाल हो तो पूछना, और लाइक और सब्सक्राइब करो जाके मैं नए नए वीडियो तुमको बना सकूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।